नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे। हम बात कर रहे हैं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौर की। ये खोज की कहानी है जो हमें उस जमाने के राजाओं, किसानों और शहरों की दुनिया में सीधे ले जाएगी। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरा का पूरा साम्राज्य ही भुला दिया जाए, उसकी पूरी कहानी एक ऐसे कोड में कैद हो जाए जिसे कोई पढ़ ही ना सके। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर असल में आज हमारी पड़ताल कुछ ऐसी ही है, एक ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने की कोशिश जो सदियों तक पत्थर की चट्टानों और बड़े बड़े खंभों में बंद रहा। देखिए, पूरे भारत में इस तरह के शानदार स्मारक फैले हुए थे और इन पर कुछ लिखा था। ये कोई मामूली लिखाई नहीं थी, बल्कि प्राचीन लिपियों, ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे गए राज थे। लेकिन समय के साथ इन लिपियों को पढ़ने और समझने की कला ही खो गई, और नतीजा, ये गहरे मतलब वाले संदेश महज बेमतलब के निशान बनकर रह गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कोड को तोड़ा किसने? कौन था वो शख्स जिसने इस गुत्थी को सुलझाया? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक भूला हुआ साम्राज्य हमारे लिए अपने दरवाजे खोलने वाला था। इस टाइमलाइन को देखिए। शिलालेख खोदे गए लगभग 300 ईसा पूर्व में, और उनका मतलब समझा गया 1830 के दशक में। मतलब बीच में कितना लंबा फासला था, लगभग 1500 साल। सोचिए, 1500 साल से भी ज्यादा समय तक ये पत्थर खामोश रहे। और फिर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, जेम्स प्रिंसेप। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर थे, लेकिन इनकी असली पहचान बनी इनकी जबरदस्त जिज्ञासा और मेहनत, जिसने भारतीय इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो सवाल ये है कि प्रिंसेप ने ये किया कैसे? उन्होंने एक जासूस की तरह काम किया। उन्होंने पूरे भारत से मिले शिलालेखों के अक्षरों का मिलान करना शुरू किया। ये देखा कि एक ही आवाज के लिए अक्षर कैसे थोड़े थोड़े बदलते हैं। लेकिन असली कामयाबी वो आहा वाला पल तब आया जब उन्हें कुछ ऐसे सिक्के मिले जिन पर राजाओं के नाम 2 लिपियों में लिखे थे। एक थी ग्रीक, जिसे वो पढ़ सकते थे, और दूसरी थी ब्राह्मी, जो अब तक एक पहेली थी। बस उन्होंने ग्रीक नामों का ब्राह्मी अक्षरों से मिलान किया और धीरे धीरे कोड टूट गया। सोचकर देखिए वो पल कैसा रहा होगा जब सदियों की खामोशी के बाद पत्थर बोलने लगे थे। अब जैसे जैसे प्रिंसेप इन लेखों को पढ़ते गए, एक नाम बार बार सामने आ रहा था, एक उपाधि, पियदस्सी। इसका मतलब था मनोहर मुख वाला या देवताओं का प्रिय। पर सवाल ये था कि आखिर ये पियदस्सी था कौन? और फिर हुई वो सबसे बड़ी खोज, वो कनेक्शन जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रिंसेप ने इस पियदस्सी नाम को बौद्ध ग्रंथों में बताए गए एक महान सम्राट से जोड़ा, सम्राट अशोक। एक ऐसा राजा जिसका जिक्र किताबों में तो मिलता था, लेकिन जमीन पर स्मारकों के इतिहास से वो लगभग गायब ही हो चुके थे। अब वो वापस आ गए थे। और जैसे ही ये लिपि समझी गई, भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का पूरा इतिहास जो पत्थरों पर लिखा हुआ था, वो आखिरकार पढ़ा जा सका। इसने भारतीय इतिहास को देखने और समझने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा इस साम्राज्य के फैलाव को देखिए। अशोक के शिलालेख जहां जहां मिले हैं, उससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कितना विशाल था। आज के अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक ये वाकई एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को एक साथ कैसे रखा गया होगा। यहीं पर अशोक ने एक अनोखी नीति अपनाई, जिसे धम्म कहा गया। अब ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक कोड था, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें बड़ों का आदर, सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार, दूसरे धर्मों का सम्मान, ऐसी बातें थीं। और अशोक ने इसे अपने शिलालेखों के जरिए पूरे साम्राज्य में फैलाया, ताकि एकता और शांति बनी रहे। और देखिए, ये खोजा गया इतिहास आज भी कितना जिंदा है। अशोक के सारनाथ स्तंभ का जो सिंह शीर्ष है, वही आज हमारे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाली एक बहुत मजबूत कड़ी है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ? सत्ता का खेल बदला। अब नए शासकों के सामने चुनौती थी कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे करें। तो उन्होंने नए तरीके अपनाए, बड़ी बड़ी उपाधियां, विशाल मूर्तियां और हाँ, सोने का जबरदस्त इस्तेमाल। कुषाण शासकों की रणनीति बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने खुद को सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ दिया, एक तरह से ईश्वर का अवतार ही बता दिया।
देवपुत्र यानी ईश्वर का पुत्र जैसी उपाधियां अपनाई, जो शायद उस समय के चीनी सम्राटों से प्रेरित थीं। और उनके सिक्के और ये विशाल मूर्तियां, ये सब इसी दिव्य शक्ति का एक तरह से विज्ञापन ही तो थे। और ये सिलसिला आगे गुप्त शासकों के समय भी चला। उनके दरबारी कवियों ने राजाओं के लिए प्रशस्तियां लिखीं। प्रशस्ति मतलब राजा की तारीफ में लिखी गई कविताएं। और इन कविताओं में राजा को ऐसा दिखाया जाता था मानो वो पृथ्वी पर चलता फिरता कोई देवता हो, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो हुई राजाओं की बात, सोने के सिक्के, बड़ी बड़ी मूर्तियां और शान में लिखी कविताएं। लेकिन इस सब चमक दमक के पीछे की कहानी क्या थी? शासकों के इस दिव्य प्रचार से हटकर आम लोगों की दुनिया असल में कैसी थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना, कि इन देवता जैसे राजाओं के राज में आम जिंदगी की हकीकत क्या थी? क्या राजा की बनाई गई छवि और प्रजा की असल जिंदगी में कोई फासला था? और इसका जवाब हमें मिलता है लोक कथाओं में, जैसे कि जातक कथाएं। ये हमें बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती हैं। ये शासकों और गांव के लोगों के बीच के तनाव भरे रिश्तों के बारे में बताती हैं। एक कहानी तो यहाँ तक बताती है कि एक दुष्ट राजा के टैक्स वसूलने वालों से तंग आकर लोग अपने गांव छोड़कर जंगल भागने पर मजबूर हो गए थे। तो एक तरफ शासकों की तरफ से टैक्स और अनाज की मांग लगातार बढ़ रही थी। इस दबाव ने किसानों को नए तरीके खोजने पर मजबूर कर दिया। अब अपनी फसल की पैदावार बढ़ाना सिर्फ तरक्की की बात नहीं थी, ये तो जिंदा रहने की जरूरत बन गई थी। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इसी जरूरत से एक बड़ा इनोवेशन हुआ, धान की रोपाई। ये कोई आसान काम नहीं था, कमर तोड़ देने वाली मेहनत थी, जिसमें किसानों को घंटों तक पानी में घुटनों तक खड़े रहना पड़ता था। लेकिन इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा भी जबरदस्त निकला। चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। अब जब पैदावार बढ़ी तो इसका असर सिर्फ गांवों तक ही नहीं रहा। ये जो खेती से अतिरिक्त अनाज पैदा हुआ, यानी एग्रीकल्चरल सरप्लस, उसी ने नए शहरों के विकास को, नई नई चीजें बनाने वाले कारीगरों को और दूर दराज के व्यापार को ईंधन दिया। मतलब असल में गांव की मेहनत ही शहरों की रौनक की बुनियाद थी। तो यहाँ समझने वाली बात यही है, प्राचीन भारत की कहानी सिर्फ शाही फरमानों और राजाओं की जीतों में नहीं लिखी है। ये कहानी किसानों के पसीने में और कारीगरों के औजारों में भी लिखी है। मथुरा की ये प्राचीन मूर्ति इसका एक बहुत खूबसूरत सबूत है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास की कहानी में हर कोई शामिल है। सिंहासन पर बैठे सम्राट से लेकर शहरों में रहने वाले आम दानदाताओं और कारीगरों तक सबकी अपनी एक कहानी है। तो आखिर में ये सब हमें एक ही बात याद दिलाता है कि इतिहास एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है, जिसके कई टुकड़े अब भी बिखरे हुए हैं, और न जाने ऐसी कितनी ही और कहानियां हैं जो बाहर आने का, खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं, है ना?